हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया? आप तैयारी कर रहे हो ना? आपने पहला चैप्टर, सॉरी पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर और तीसरा लेक्चर देखा है ना? क्योंकि बेटा पहले वो देखो और ये देखोगे तभी आपको मज़ा आने वाला है, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि आधी अधूरी मूवी देखना ना तो कभी समझ आती है, ना ही उसके कैरेक्टर समझ आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं अपना अगला यूनिट स्टार्ट करने वाला हूँ, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। अच्छा, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले ये मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो चैप्टर था ये बेटा आपका 11th क्लास में थर्ड चैप्टर है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने किया होगा, अच्छी बात है। नहीं किया तो हम दोबारा करने वाले हैं, सारी वही हैं। देखो थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में बेसिकली है क्या, मैं इसमें आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। बैकग्राउंड देखो, कुछ भी करने का कुछ ना कुछ रूल्स तो होने चाहिए ना। सर क्या बात करें रूल करें? जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने के कुछ ना कुछ रूल्स हैं या नहीं? बोलो हाँ के ना। हाँ सर, क्रिकेट खेलने के रूल्स होते हैं। आप बाइक बाइक चलाते हो रोड पर, तो उसको चलाने का क्या कुछ रूल्स हैं? आप रेड लाइट पे रुकेंगे, ग्रीन लाइट पर चलेंगे, तो कुछ ना कुछ रूल्स हैं या नहीं? पहले मुझे ये बताओ। और इवन आप लाइफ में करेक्ट कंडक्ट करें उसका भी कुछ ना कुछ रूल्स है या नहीं? भैया आप किसी को उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, ठीक है ना? तो यानी कि आप कुछ भी कह लो, लाइफ में रूल बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आजकल कोविड चल रहा है, बहुत ज़्यादा कोरोना चल रहा है, तो उसको लेके भी रूल बना दिया है कि भैया आप विदाउट मास्क बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलेंगे तो 500 का फाइन है। कितने का? 500 का। तो ये क्या है, कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर अकाउंटिंग करने की भी बाबू कुछ रूल्स बनाए गए हैं। वो रूल्स क्या है वही हमें समझने हैं। बड़ा सर आप कह रहे थे अकाउंटिंग काउंटिंग कर रहे हो, तो उस अकाउंटिंग करने के रूल समझने। और मैं आपको बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो रूल क्या है? रूल यहाँ पर बाबू आपका स्टडी मटेरियल ही मेरे सामने है। तीन उसमें डिवाइड कर रखा है यहाँ पर। एक तो बेसिक अजम्पशन क्या होती है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, और मॉडिफिकेशन यानी मॉडिफाइंग प्रिंसिपल। मॉडिफाइंग प्रिंसिपल मतलब मार्केट को की प्रैक्टिस को देखते हुए जो रूल्स बनाए, किसको? अकाउंटिंग में। जैसे कि मान लो अभी जीएसटी नया आया था, हालांकि अब जीएसटी नया नहीं है, बट जब आया था तब तो जीएसटी नया था। हाँ सर, तब तो जीएसटी नया था। जब जीएसटी वो नया था तो उसको देखते हुए कुछ रूल्स बनाए थे। स्टार्टिंग में रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, धीरे 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 उसको मतलब कि सिंप्लीफाई बनाया गया। ठीक है, तो ठीक यहाँ पर भी वही चीज़ है। बेसिक असम्पशन हमारी क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, और मॉडिफाइंग मतलब प्रिंसिपल जो हमारी डेली रूटीन की ट्रांजेक्शन को देखते हुए जो बनाए गए हैं उनको। चलिए, सबसे पहली असम्पशन आपको मैं असम्पशन पर लेके चलता हूँ। यहाँ दे रखा है बेसिक असम्पशन। बेसिक असम्पशन में यहाँ पर आपको है सबसे पहले बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बताओ, ये आपको याद है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। नहीं याद है तो मैं बता रहा हूँ। ये है कौन? ऑनर। और ये कौन है उसका? ये है सर, ये है सर, ये है सर बिजनेस। ये ऑनर है और ये बिजनेस है। अब बिजनेस इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सबको दोनों को अलग अलग मानते हैं। ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है। यानी कि इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम ड्राइंग की एंट्री पास करते हैं। किसकी? जो आप करते थे ना ड्राइंग, जब अमाउंट विड्रॉल करता था पार्टनर या ओनर या प्रोपाइटर, किससे? बिजनेस से। कि आप एंट्री पास करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, करते थे या नहीं करते थे? तो बाबू वो एंट्री जो होनी होती है वो किस बिहाफ पर होती है? बिजनेस एंटिटी अकॉर्डिंग होती है। ठीक है जी। यानी इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी लायबिलिटी में जो आप कैपिटल दिखाते हो वो उसी के ऊपर दिखाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा रीड करते हैं। कहता है दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब यहाँ पर ओनर से है, पार्टनर से है। ठीक है, यस और नो। उसके बाद कहता है ट्रांजेक्शन बिटवीन ओनली आर टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। कह रहा है जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है वही रिकॉर्ड करो। ये नहीं कि भैया ओनर अपने क्या कहते हैं बिजली का बिल दे रहा है घर का, और अपने घर के पैसे से दे रहा है, उसका बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है जी। चलिए उसके बाद है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न से क्या मतलब है? बिजनेस जो है वो हमारा इनडेफिनिट पीरियड तक चलता रहेगा। मैंने क्या वर्ड यूज किया? बिजनेस है जो हमारा वो इनडेफिनिट पीरियड तक चलता रहेगा। ये ऐसी अजम्पशन होती है किसकी? जो भी बिजनेस करता है या अकाउंटेंट है जो अकाउंटिंग है, वो यही सोच के करता है कि भैया इनका बिजनेस अनंत तक चलता रहेगा। एक बिजनेसमैन की, अगर आप एक बिजनेसमैन होते, अगर आप एक बिजनेसमैन होते तो क्या सोचो? आज खोल रहा हूँ और कल बंद कर दूंगा?
अगर ऐसे करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होगी? सोचो जी सोचो, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होगी? तो जो आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन निकालते हो हर साल, वो इसी के अकॉर्डिंग निकालते हो, गोइंग कंसर्न। जो आप अपने क्या कहते हैं एक्सपेंस, जो आपके टू टाइप्स के एक्सपेंस होते हैं, कौन कौन से? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको बाइफ्रिकेट कैसे करते हो? इसी के अकॉर्डिंग करते हो, गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, गोइंग कंसर्न का मतलब बिजनेस की लाइफ अनंत तक है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम दैट बिजनेस हैज बीन परपेचुअल सक्सेशन कॉन्टिन्यू एग्जिस्टेंस। ठीक है जी, ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दी। चलो जी, और कर देता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है आप उन्हीं चीजों की बुक में रिकॉर्डिंग करो जिसको मनी में मेजर किया जा सके। जिसको आप मनी में मेजर ही नहीं कर सकते, वो उसको आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। ऐसा ये कहता है कॉन्सेप्ट, कि आप सिर्फ ट्रांजेक्शन को, उन्हीं ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे जो आप क्या होगा, जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो। जैसे कि मान लो जब धीरू भाई अंबानी थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के डैडी, जब वो एक्सपायर हुए थे तो उनका जो शेयर का था ना, मार्केट शेयर इतना डाउन हो गया था। मतलब उनकी खबर सुन के कि भाई धीरू भाई अंबानी जाने वाले हैं, उनकी खबर सुन के इतना डाउन हो गया था कि क्या, अब वो कितना डाउन हुआ था, अगर उसका मेजरमेंट है, अगर आप उसको मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको रिकॉर्ड हम उसको कर लेंगे, अदरवाइज मेजर नहीं कर सकते। यानी कितना रिस्क है उसको आप मेजर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। अगर आप उसको मेजर नहीं कर सकते तो वो मेजर, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं होगी। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर एक्सप्रेस ओनली मनी मनी टर्म्स आर टू बी रिकॉर्ड इन द मनी टर्म्स। यहाँ पर क्या है, मनी टर्म्स, मॉनेटरी टर्म्स कह लो या मनी टर्म्स कह लो, एक ही बात है। ठीक है जी, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है जी, अब उसके बाद कहता है काउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। देखो जी, आप पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, सोचो एक साल की अगर आपका नहीं होता, मतलब आपकी 10th है, एक साल के बाद आप एग्जाम देते हो, फिर रिजल्ट आता है, फिर मार्कशीट पे लिखा होता है कि भैया आपने 10th पास कर ली। तो आपकी एजुकेशन की लाइफ को डिवाइड कर रखा है ना, पता चलता रहता है भैया आपको, भैया आप कहते हैं 5th से 6th में आए, 7th में आए, फिर 8th में आए, फिर 9th में आए। तो ठीक उसी तरह से जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना, तो किसी पार्टिकुलर पीरियड की करते हैं, भैया पता तो चले इस पीरियड में हमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या हमारे बिजनेस की पोजीशन है। वो सब चीज़ें हमें पता तो चले, कोई पता चलेंगी तभी तो हम कर पाएंगे ना, कि इस एक्चुअल पीरियड में क्या सिचुएशन है किसकी बिजनेस की। तो देखो बिजनेस अकाउंट, ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया बिजनेस की जो लाइफ है उसको डिवाइड कर दो किसमें, पीरियड्स में। ठीक है जी, तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, बिजनेस आर लिविंग कंटिन्यू ऑर्गेनाइजेशन द स्प्लिटिंग द कंटिन्यू स्ट्रीम्स ऑफ द बिजनेस एंड इवेंट इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब समझते हैं ना आप, मतलब बिजनेस की लाइफ को आप डिवाइड कर दें, बस, दैट्स इट। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं? बस इनके मतलब आपको पता होने चाहिए। देखो अगर आपको यहाँ दिक्कत है ना, वैसे तो मैं यहाँ पर सेम पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि स्पेशल फॉर CMA फाउंडेशन, उन स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसी मटेरियल से पढ़ा रहा हूँ। बट आपको फिर भी अगर लगता है कि सर 11th क्लास का थोड़ा और होता, 11th क्लास में क्या है बाबू, जो स्टडी मटेरियल में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास में, यही चीज़ मैंने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ दे रखी है, मतलब पिक्चर्स डाल रखी हैं और हिंदी के डायलॉग लिख रखे हैं, ताकि आपको आसानी हो चीज़ों को याद करने में। ठीक है जी, चलिए मैं आगे चलता हूँ। आगे है जी, आगे अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है हम उन ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे बुक्स में जो ट्रांजेक्शन अकर्ड हो गई। मैंने क्या यूज किया, अकर्ड। अकर्ड का मतलब जो हो गई, चाहे वेदर कैश रिसीव और नॉट, मतलब ट्रांजेक्शन हुई, मैंने भाई जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने सेल की, किसको, डेटर को। अब डेटर पैसा देगा 2 महीने में, तो मैं इस सेल को आज ही रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है, कि भैया मेरी क्या है, यहाँ पर सेल हो गई है, चाहे भले ही इसने पैसा नहीं दिया है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको रिकॉर्ड कर लूंगा। नहीं सर, बात समझ में नहीं आई।
आप ना बैंक में एफडी खुलवाते हो, एफडी? हाँ सर, एफडी आपने कभी बैंक में एफडी खुलवाई हो? मान लेते हैं ये आपका काउंटिंग पीरियड है, अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। ठीक है, अब कोई पर्सन अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर का भी कर सकता है, क्लोजिंग ईयर 31 मार्च का भी कर सकता है। मान लेते हैं आपने यहाँ पर जनवरी है, जनवरी नहीं सॉरी, यहाँ आएगा जनवरी, यहाँ जनवरी आ गया। यहाँ पर आपने 1 लाख रुपए की एफडी करा दी, ठीक है, और आपको 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। ठीक, अब मेरी बात समझना, यहाँ पर जनवरी से, लेकिन बैंक जो आपको इंटरेस्ट देगा वो ड्यू डेट पर ही देगा, जब उसकी डेट हो जाएगी, मतलब लास्ट में। लेकिन आप जब काउंटिंग ईयर बनाते हो, काउंटिंग ईयर क्लोज करते हो, तो यहाँ पर तो आपका काउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है ना। देखो, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से नया नया आपका ईयर शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ पर तो, यानी कि आप अकाउंटिंग में 3 महीने का इंटरेस्ट, हालांकि अभी मिला नहीं है, आप उसको अपनी बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अक्रू हो गया जी, इंटरेस्ट क्या हो गया? एक्रू। एक्रू का मतलब होता है इनकम जनरेट हो गई है, लेकिन अभी राइट नहीं आया है मांगने का। बात समझ आई या नहीं? चाहे आपको कैश मिला हो या ना मिला हो, आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में बेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। कहता था अक्रूअल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड रिकॉग्निजेशन ऑफ बोथ कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इन केस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, owners equity instantly affected cash, either cash receive or paid in credit transaction, ये कैश की बात कर रहा है। इन अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन however a mere obligation toward, मेरे को थोड़ा सा ना गड़बड़ सी लग रही है, माय बिजनेस क्रिएट, मतलब ये सिंपल सा फंडा ये बोल रहा है कि भैया अक्रूअल एजम्पशन में या अक्रूअल कॉन्सेप्ट में ये मान के हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं कि भैया आप जैसे ही ट्रांजेक्शन हुई, इनकम जनरेट हुई, एक्सपेंस जनरेट हुआ, उसको रिकॉर्ड करो। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी इसी बेस पे आता है ना, जब आप कंजम्पशन कर लेते हो तब उसका बिल आता है, तो वो क्या हो गया, एक तरह से आउटस्टैंडिंग बिल हो गया। तो वही है, कहता है जिस वक्त एक्सपेंस हो जाए या जिस वक्त इनकम एक्रू या जनरेट हो जाए, उसको रिकॉर्ड कर लो, चाहे वो इनकम आपको मिली हो या ना मिली हो। ऐसा करने को ये एक्रूअल अजम्पशन कहता है। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? बात समझ आती है तो बोलो यस, अगर नहीं आती तो बोलो नो। सर हमें समझ नहीं आती, ठीक है जी। और इसी के बेसिस पर, आज के बेसिस पर हमारे अभी आगे देखेंगे 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के मेथड होते हैं करने के, एक अक्रूअल अजम्पशन और एक कैश बेसिस। अक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस, वो दोनों आगे देखेंगे। यहाँ तक बाबू कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। ठीक है जी, अब आगे बेसिक प्रिंसिपल पे चल सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है? सबसे पहले प्रिंसिपल है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट कहता है, ये कहता है कि भैया उन्हीं चीज़ों की रिकॉर्डिंग बुक्स में करो जिसको आप रिलाइज कर सको, मतलब जिसका पैसा मिल सके। मान लो आपके जो डेटर है, मान लो आपका एक डेटर है, आपने सेल करी 1 लाख रुपए की, ठीक है, डे आपका डेटर है 1 लाख रुपए की सेल कर दी, और ये इन जनरल आपको दे देता है 2 महीने में, लेकिन अब ये पैसा ही नहीं दे रहा, तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे ना। तो वही कह रहा है एक्चुअल में किस पर बेसिस पर करोगे। तो देखो, दिस कॉन्सेप्ट स्पीक अबाउट रिकॉर्डिंग ओनली दोस ट्रांजेक्शन विच आर एक्चुअली रियलाइज। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, मान लो सेल और प्रॉफिट। जैसे कि एक एग्जाम्पल दो, जैसे कि मान लो मैं कहता हूँ कि भैया मेरी बिल्डिंग है 10 लाख की। कितने की? 10 लाख रुपए बिल्डिंग है, और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 20 लाख रुपए की। तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग किस पर करूँ, 10 लाख पर करूँ या 20 लाख पर? तो ये कॉन्सेप्ट कहता है भैया 10 पे ही कर लो, क्योंकि जब रिलाइज हो जाएगा तब कर लेना रिकॉर्डिंग। मतलब जब आप बेचोगे तभी तो 20 लाख की आएगी, अभी बेची नहीं, अभी आप मतलब ख्याली पुलाव पका रहे हो, तो कहाँ से बात बन जाएगी। तो कहने का मतलब है, ये जो 10 लाख का जो प्रॉफिट है, ये आप उसको तभी रिकॉर्ड करें जब ये बुक्स में आपको रिलाइज हो जाए, जब आपको रिसीव हो जाए, एक्चुअल में रिसीव हो जाए। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट कहता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। सेल और प्रॉफिट ऑन सेल विल बी टेकन इनटू द अकाउंट ओनली मनी रिलाइज, आइदर कैश रिसीव, लीगल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर, ओनरशिप इज ट्रांसफर। ठीक है जी,
यानी कि जब आपको मिले तभी रियलाइज करो। ठीक है जी। उसके बाद कहता है मैचिंग मैचिंग, मैचिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आप उन्हीं एक्सपेंस को उसी एक्सपेंस को उन्हीं इनकम से घटाएं जिस साल की है। मतलब भैया जनवरी के खर्चे हैं, जनवरी की इनकम है, जनवरी की इनकम है तो उसमें जनवरी के खर्चे लेस करो। ये नहीं कि आपने मान लो ये चल रहा है 2020, ठीक है ना। अब 2020 में आपने इनकम जनरेट कर ली और उस इनकम को जनरेट करने के एक्सपेंस आप माइनस कर रहे हो, कौन से वाले? 2021 वाले। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है भैया ऐसा करना मना है, यानी 2020 की इनकम है तो उसमें से 2020 के ही एक्सपेंस आप घटाओगे, ना कि आप 2021 के और ना ही 2029 के। इस बेसिस के ऊपर बाबू आपका एक चैप्टर है, वो इसी कोर्स में आपके एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है बाबू, आता है सब्सक्रिप्शन का। किसका? सब्सक्रिप्शन। आपने 12th में की थी ना सब्सक्रिप्शन, प्रेजेंट ईयर की, करंट ईयर की, पास्ट ईयर की। इतना बड़ा झोल झाल था, एक मकर जाल था, हम उसमें करंट ईयर की निकालते थे। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि जिस साल की इनकम है उसको उसी साल में दिखाओ और उसमें से उसी साल के खर्चे आपने क्या करने हैं? लेस करने हैं। तो बाबू ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज रेफर टू मैचिंग एक्सपेंस अगेंस्ट इनकम। मतलब जिस साल की इनकम है उसमें से उसी साल के एक्सपेंस माइनस करो। इट मीन्स ऑल इनकम एंड एक्सपेंस relating to the financial period which account to be relate should be account without the regard to the date receipt of payment। मतलब सिंपल सी बात है, जिस साल की इनकम है उसमें से उसी साल के खर्चे आपने क्या करने हैं? घटाने हैं। बोलो यहाँ तक आपको बात समझ आई या नहीं आई? हाँ सर, यहाँ तक बात समझ आती है। उसके बाद है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है अपनी पूरी पिक्चर आपको दिखानी है। ये कॉन्सेप्ट कहता है अकाउंटिंग करते वक्त आप अपनी सारी डिटेल बताओ। आपने अगर डेप्रिसिएशन लगा रखा है, क्या लगा रखा है बाबू? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। डेप्रिसिएशन लगा रखा है और वो किस मेथड से लगा रखा है? WDV लगा रखा है या डिमिनिशिंग या स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रखा है? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियर कट दिखाओ कि आपने कौन सा मेथड लगा रखा है। इसको कहते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अगर आपने उसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन बना रखा तो वो भी दिखाओ। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि भैया सारी चीजें फुल डिस्क्लोज करो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है। या एक एग्जांपल मैंने इसका लिया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो आपको बताना पड़ेगा किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि भैया आप WDV से चार्ज करो या SLM से चार्ज कर रहे हो। ठीक है। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, मस्ट बी डिस्क्लोज। अकाउंटिंग डाटा शुड बी प्रॉपरली क्लासीफाई, कह रहा प्रॉपरली क्लासीफाई होना चाहिए, समराइज होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँगा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब, अगर आपने कुछ एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर माने तो उसको भी अलग दिखाओ, और उसको कहाँ दिखाना है उसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहाँ दिखाना है। और आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो उसको कहाँ दिखाना है। बोलो यहाँ तक बात समझ आई? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल मतलब पूरी पिक्चर दिखा दो जी, बात खत्म। उसके बाद ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट। ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट, एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू इफेक्ट, फर्स्ट वन डेबिट, सेकंड वन क्रेडिट। बोलो हाँ के ना? आपको पता है, आप स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हो, अकाउंटिंग जो है डबल एंट्री सिस्टम पर ही चलता है। एक साइड डेबिट होगी तो उसी अमाउंट का दूसरी साइड क्रेडिट होगा। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वेरी एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट। ठीक है जी। फर्स्ट वन डेबिट, सेकंड वन क्रेडिट। द बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट, बेनिफिट गिवन एस्पेक्ट। ठीक है। टू एस्पेक्ट आर रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, बस वही चीज़ है, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, टू एस्पेक्ट कौन से? डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी। यहाँ तक बाबू कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत होगी जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहां पर मैं इन सबको आपको याद दिलाऊंगा कि देखो। उसके बाद है वेरीफाइवेबल ऑब्जेक्ट और एविडेंस कॉन्सेप्ट। वेरीफाइवेबल का मतलब क्या है? पहले बात तो पहले तो ये समझ ले। वेरीफाइबल का मतलब है कि एवरी
जो भी आप ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो, उस ट्रांजैक्शन का आपके पास एक वेल प्रूफ हो, मतलब कि एविडेंस हो। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से आपको मैंने बताया था, आपको अकाउंटिंग साइकिल सिखाई थी। अकाउंटिंग में बुक्स में एंट्री होती है, किस बिहाफ पर होती है? सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या क्या बोला मैंने? सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब यहाँ पे या तो कैश मेमो एविडेंस होगा, या बैंक रिसिप्ट होगी, या इनवॉइस होगा, वट एवर जो भी हो, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो होगा ना। उसी डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, बुक्स में एंट्री करते हैं। और ये इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है, वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट या एविडेंस। यानी जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसका आपके पास एक एविडेंस है, दैट्स इट। Under this principle, accounting data must be verifiable. In other words, documentary evidence of the transaction must be verifiable by independent aspect। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट है जी। आपको यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई भी, सॉरी बाबू सॉरी थोड़ा इंटरप्शन के लिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया जिस भी एसेट को आप खरीद रहे हो, उसको उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड करो, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू जो आपने पेड की है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने एक BMW खरीद ली। BMW, BMW मतलब कार खरीदी, और सेकेंड हैंड कार खरीदी 5 लाख की। कितने की? और इसी कार की जो वैल्यू है वो है कितनी? 20 लाख। और मैं लोगों को गाता फिर रहा हूँ कि भैया मैंने देखो 20 लाख की BMW कार खरीदी, 20 लाख की BMW कार खरीदी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मैं इस कार को 5 लाख में रिकॉर्ड करूँ या 20 लाख में रिकॉर्ड करूँ? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया आप एसेट को उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करो, जो वैल्यू आपने पेड की है, एक्चुअल में पेड की है। ठीक है, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पर। ये कहता है प्रिंसिपल। Business transactions are always recorded in actual cost, which they are actually undertaken. The basic advantage is that it avoids availability, avoid value being attached transaction। पता नहीं क्या फालतू की रामायण लिखी हुई है, बस आप इतना समझो। एक्चुअल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्चुअल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया आप उन्हीं चीज़ों की रिकॉर्डिंग करेंगे कॉस्ट पर, जो आपने एक्चुअल में पेड की हुई है। ठीक है जी। उसके बाद देख लेते हैं आगे कुछ बचा। बस बाबू आगे इसमें कुछ नहीं है, इतने ही प्रिंसिपल्स हैं। बाकी मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में कवर करूँ। इस क्लास में बाबू इतना ही रखते हैं, और बाकी अपना फीडबैक देते रहिए, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि भैया आगे लेक्चर कंटिन्यू करने हैं या नहीं करने। तो प्लीज़ बेटा फीडबैक देते रहिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।